नमस्कार, स्वागत है आप सबका डीडी किसान पर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी किसानों की मांगों की, उनके आंदोलन की, सरकार की ओर से प्रस्ताव की। आखिर सरकार किसानों की किन किन मांगों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा रही है, लेकिन किसान अभी किन और मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं। बीच का रास्ता है क्या, साथ ही साथ मांगें कितनी व्यावहारिक हैं और सरकार के पास उन मांगों को मानने के लिए कितना बड़ा दायरा है। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं और कुछ प्रस्ताव पर बातचीत हुई और उसमें जो आज समाचार प्राप्त हुआ कि उस प्रस्ताव से वो सहमत नहीं है। पर ये बातचीत, ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। मैं अपील करूंगा वैसे सभी संगठनों से जो इस तरह की बातों को और इस तरह के माहौल को, जिससे हम सब के लिए और जिसे हम ये कहें कि एक इस तरह का वातावरण जो हम सब के लिए एक तरीके से अच्छा नहीं होता है। हम लगातार सरकार के माध्यम से चिंता कर रहे हैं कि इस देश के अन्नदाता किसान के लिए बेहतर से बेहतर कैसे हो सके। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी विषय है और उस विषय को रखने के लिए स्वतंत्र है और उस विषय को रखते समय चर्चा के दौरान किसी की नाराजगी होना भी स्वाभाविक है। पर इसे हम हल के रास्ते पर ले जाने के लिए लगातार ये कोशिश करना चाहिए। तो किसानों का आंदोलन जारी है। अपनी कुछ मांगों को लेकर किसान लगातार आंदोलनरत हैं और सरकार के साथ संवाद भी। सरकार ने किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शुरुआती तौर पर एक प्रस्ताव किसानों के पास भेजा, जिसमें 5 प्रमुख जिन्स के एमएसपी की गारंटी देने की बात सरकार की ओर से कही गई है। लेकिन किसान चाहते हैं कि सभी 23 फसलों की एमएसपी की गारंटी सरकार की ओर से उन्हें मिले। इसके अलावा कुछ और प्रमुख मांगे हैं जिन पर लगातार बातचीत भी हो रही है। हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और जिनके जरिए हम समझेंगे कि असल में किसानों की जो मांगे हैं वो कितनी जायज हैं, उन मांगों को मानने के लिए सरकार के सामने अड़चन क्या है, साथ ही साथ सरकार के पास विकल्प क्या है और जो मांगे हैं वो कितनी व्यावहारिक हैं। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं, किसान नेता। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णवीर जी। नमस्कार। हमारे साथ गुंजन मिश्रा हैं। गुंजन जी स्वागत है। भारत भूषण त्यागी जी हैं, पद्मश्री हैं, किसान हैं जाने माने, आपका स्वागत है। और सुरेश मनचंदा जी हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, बाजार से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है सुरेश जी। शुरुआत में कृष्णवीर जी आपसे करना चाहूंगा, ये मामला नया नहीं है और मैं कहूँ कि पिछले 2.5 दशक में कई बार ये मांगे सामने आई हैं, लेकिन आंदोलन कई बार हुए, कई बार हल्के रहे और कई बार बातचीत के बाद वो उनमें ठहराव सा रहा। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि किसान ज्यादा ही ये ठान कर आए हैं कि वो सारी मांगे मनवाना चाहते हैं। जो सरकार की ओर से विकल्प दिए गए हैं, यदि सरकार ने जितनी मांगों को अभी पूरा किया है, उसके बावजूद किसान अभी भी उस समझौते की तरफ जाते हुए नहीं दिख रहे हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी। ऐसा क्यों? देखिए कविंद्र जी, जो पंजाब की मैं सबसे पहले इसलिए बात करूंगा कि पंजाब के किसानों का आंदोलन है ये। पहली बात तो ये कि अभी तक जो सिस्टम चला आ रहा था उसमें एमएसपी पर पंजाब का धान और गेहूं की पूरी खरीद एजेंसी सरकार की कर रही थी। अब अगर हम पंजाब के ग्राउंड वाटर टेबल की बात करें, वहां के फसलों के जो स्थिति है उसकी बात करें, तो स्थिति अच्छी नहीं है पंजाब की। हर साल लगभग 1 मीटर पानी का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, इसलिए पानी का दोहन बिना आवश्यकता के हो रहा है। समय की जरूरत है।
पंजाब को फसलों में बदलाव करने की आवश्यकता है। बात आज की नहीं है, बात आने वाली पीढ़ियों की है। 20 साल बाद क्या स्थिति होंगी, डर उस बात को देख के लगता है। तो सरकार ने जो सुझाव दिया वो इसी बात के लिए दिया है। जो सरकार ने कमेटी बनाई थी उसमें भी फसल विविधीकरण पर पंजाब के बारे में बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा की गई थी। सरकार चाहती है कि समाधान निकले। पंजाब में कपास की फसल होती है, कपास को कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदेगी, इस बात का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 5 साल के लिए। ये बहुत अच्छी शुरुआत सरकार ने किसानों के सामने रखी है। एक फसल को, बड़ी फसल को प्रोटेक्शन देने का सरकार का जो सुझाव है वो स्वागत योग्य है। अब मैं आता हूं दलहन पर। देखिए, दलहन एक ऐसी फसल है जो भूमि की उर्वरक क्षमता में भी सुधार करता है और किसान को कम पानी में अच्छी फसल पैदा करने में सहायता भी करता है। तो सरकार ने दलहन में अरहर को लिया है, मसूर को लिया है और उड़द को लिया है। ये 3 बड़ी दलहन की फसलें हैं। देश को आवश्यकता है, उपभोक्ता को जरूरत है, दालों का आयात करना पड़ता है। तो उसे बचाने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए नाफेड और नेशनल कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव फेडरेशन की व्यवस्थाओं का सुझाव दिया। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और इसी के साथ जो एक एडिशनल बात मक्का की बात की है, मक्का इसलिए कि मक्का बायोफ्यूल क्रॉप के रूप में उसे बायो एथेनॉल बनाने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए सरकार ने मक्का का सुझाव भी दिया है, स्वागत योग्य है। ये जो 8 फसल हो जाती हैं इस तरीके से, ये बड़ी फसलें हो जाती हैं। तो पंजाब के हित में है, किसान के हित में, आर्थिक रूप से उनको पूरी तरीके से एक प्रोटेक्शन सरकार ने देने की बात की है। तो मेरा तो किसान भाइयों से निवेदन है कि पंजाब की पानी को, पंजाब की धरती को और पंजाब के फसलों को सुधार करने का आपको मौका मिल रहा है। आप इसको डाइवर्सिफिकेशन में आइए। लेकिन कश्मीर जी, सवाल ये उठता है कि सरकार अगर पहल कर रही है, 5 फसलों की बात हो रही है, लेकिन किसान शायद ये सोच रहे हैं कि सिर्फ 5 फसलों की बात होके कि बात खत्म ना हो जाए। तो ऐसे में भरोसा कैसे उन्हें जगाया जाएगा? और सरकार की ओर से जो दूसरे प्रयास हो रहे हैं वो कितने मजबूत नजर आते हैं? कविंद्र जी, हमें देश की हकीकत को पहचानना होगा, देश की आवश्यकताओं को समझना होगा और आवश्यकता के अनुरूप ही हम आगे बढ़ेंगे, तभी कामयाबी मिलेगी। मैं एक बात और आपको बता दूं अपने मित्रों को, किसान भाइयों को, कि कल को आप तेल का आयात हो रहा है, तिलहन की फसलों की इस देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो आप तिलहन पैदा करेंगे तो उसमें भी बाजार में हम लोगों को जो है भाव, जो है लाभकारी मूल्य मिलेगा। ऐसी उम्मीद नहीं, ऐसी पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये जो जरूरत है, डिमांड एंड सप्लाई से पूरी दुनिया चलती है, तो हमें भी कुछ बदलाव करना पड़ेगा और बदलाव समय की आवश्यकता है। लकीर के फकीर बने रहने से काम नहीं चलेगा। और रही बात 5 फसलों की और 8 फसलों की और 23 फसलों की, तो फिर हमारे सामने एक और भी सवाल आता है कि इस देश में तो 200 इतनी ज्यादा जो जितनी भी फसलें हैं, अगर उनकी खरीद की बात करें तो वो उनकी मुमकिन नहीं है, ना तो खरीद लेवल पर और ना ही स्टोरेज के लेवल पर जी। तो क्या बाजार के सहारे किसानों की जो छोड़ने की बात और जो डर उनके अंदर है वो इसलिए है कि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है प्राइसेस में, और इससे निपटने का फिर उपाय क्या है अगर उनको बाजार के साथ चलना है तो? देखिए, जैसा अभी कृष्णवीर जी ने भी कहा कि सरकार ने पहले तो 5 फसलों का उनके आगे प्रपोजल रखा। ये एक सराहनीय कदम मैं समझता हूं कि है। मेरा हालांकि एक डिफरेंट एस्पेक्ट रहता है। मेरा नज़रिया जो है वो बिल्कुल इनसे या किसानों के नज़रिए से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस तरीके से आपकी दिल की धड़कन, कभी आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो लगातार ऊपर नीचे करती है, वो इंडिकेट करती है कि आपकी हेल्थ अच्छी है। वो अगर बिल्कुल एकदम स्पाट ऊपर चली जाएगी तो आपकी हार्ट बीट समझिए कि कहाँ जा रही है, और अगर एकदम फ्लैट हो जाएगी तो आप समझिए कि आप डेड हो गए। इसी तरीके से अगर हमने बाजार के विपरीत जाकर के कोई काम किया तो निश्चित तौर के ऊपर पे उसका आपकी अर्थव्यवस्था के ऊपर पे एक नकारात्मक असर पड़ेगा। यहां पे मेरा कहने का मतलब यह है कि आदिकाल से आप ले लीजिए, आप सिंधु सभ्यता से ले लीजिए, आप हड़प्पा संस्कृति से ले लीजिए, किसी भी काल में आप चले जाइए, हमें समझना होगा कि ये एमएसपी आया कहां से और क्यों आया। देखिए 1964-65 के अंदर में जब आपके यहां पर खाने के लाले थे और जिस समय पर आपके पास यहां पर फूड ग्रेन की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं थी, आप उत्पादन नहीं कर पा रहे थे और जो अमेरिका जैसे देश आपको आंख दिखाते थे,
तो उसको कंट्रोल करने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को कि किसान बढ़ चढ़ करके गेहूं की पैदावार करे, अनाज उगाए, उसके लिए आपने एक सहूलियत, एक प्रोत्साहन देने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया। एमएसपी इंट्रोड्यूस की गई 1964-65 के अंदर में, हरित क्रांति को लेकर के आया गया। अब उसको आप दूसरे नजरिए से देखने लगे। आज जिस समय पर आप आज अनाज के अंदर में सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं, आपकी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज के ऊपर पे खत्म हो गई है, यहां तक कि आप एक्सपोर्ट करने लगे हैं, तो आपको यह समझना चाहिए कि बाजार को अब नियंत्रित नहीं करना चाहिए। आपको प्राइस वहां पर जाके के देखिए, जब प्राइस एमएसपी के ऊपर जाता है, जब आप उसका बेनिफिट ले रहे हो, तो फिर प्राइस तो नीचे भी जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। लेकिन किसानों का जो तर्क है, जो दलील है, उनका कहना है कि जब सब कुछ बाजार के हवाले है तो बाजार में हर प्रोडक्ट का एक बेस प्राइस है जी, जिसके नीचे बाजार में वो सामान नहीं बिकता है, तो फिर किसानों के ही सामान बेस प्राइस के नीचे क्यों बिके? ये जो एमआरपी और एमएसपी को मिलाकर के देखने की जो कवायद है, ये चश्मा ही गलत है, ये नजरिया गलत है। नजरिया क्यों गलत है? एमआरपी कौन तय करता है? एमआरपी सरकार तो तय नहीं करती, तो एमएसपी सरकार क्यों तय कर रही है? एमआरपी जो प्रोड्यूसर है, जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके और मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहा है। एक घी आप मार्केट के अंदर लेकर के जाइए, एक एक्स कंपनी का घी अलग एमआरपी के ऊपर आपको मिलेगा, वही घी वाई कंपनी बना रही है, उसका एमआरपी आपको अलग मिलेगा। तो सेम एज इट इज बाजार डिसाइड करेगा, कंज्यूमर डिसाइड करेगा मुझे किस रेट के ऊपर पे उसको लेना है, मेरी आवश्यकता कितनी है। मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। ये तकरीबन आप ये लगा करके चलें, अभी का ही मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। कॉटन की बात आई, कपास की बात की कृष्णवीर जी ने, तो कपास का आप उदाहरण लीजिए। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में जो सिनेरियो इस समय पर दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाता है कि कॉटन के प्राइसेस जो है, हो सकता है कि 9,000 10,000 रुपए प्रति क्विंटल चले जाएं। मैं यहां आपके चैनल के ऊपर इस बात को कह रहा हूं, और आज की तारीख ये कहती है कि वो 7,000 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा है। आपका एमएसपी के ऊपर प्राइस आ रहा है। अगर आप वहां पर एमएसपी की गाइडलाइन लेकर के आते हैं, तो कल तो कॉर्पोरेट भी आ जाएगा, वो ये कहेगा कि जी हम एमएसपी जब आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दिया है, तो उसके ऊपर मैं क्यों बाजार के अंदर जाकर के परचेजिंग करूं? उसके पास क्या मैकेनिज्म है? वो भी तो बाजार रेट के ऊपर और डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रख करके मार्केट से माल को परचेज करता है और आगे ट्रेड करेगा। सेम मैकेनिज्म फार्मर्स के ऊपर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये चीज मैं फिर कहूंगा कि आपको पहले तो यह समझने की जरूरत है, एमएसपी देश के अंदर आई क्यों? एमएसपी को लाने के पीछे एक प्रोत्साहन था, उस प्रोत्साहन के चलते एमएसपी को इंट्रोड्यूस किया गया। आज इसको अलग तरीके से, यूं कह लीजिए कि एक अलग तरीके से इसको लेने की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की एक कोशिश है। लेकिन मच्छिंद्रा साहब, ये जो सरकारी आंकड़े वो भी इशारा करते हैं कि सपोर्ट प्राइस, जब तक जिन फसलों की एमएसपी नहीं थी, उन राज्यों में किसानों की आत्महत्याएं, उस फसल से जुड़े हुए किसानों की आत्महत्याओं के केसेस ज्यादा आते थे। और जब सपोर्ट प्राइस शुरू हुआ, स्टेट या सेंट्रल लेवल पर उनकी खरीदारी शुरू हुई, वहां पर वो मामले कब हुए? त्यागी जी, क्या वाकई किसानों के स्तर पर जो बाजार कह रहा है, मनचंदा जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, बेस प्राइस जो है वो जरूरी है किसानों के लिए, लेकिन क्या वो बेस प्राइस सभी जिन्स का हो सकता है? क्या उसकी खरीद सुनिश्चित की जा सकती है सरकार की ओर से? देखिए, बेस प्राइस पे बात करने से पहले थोड़ा सा हमको कुछ और मुद्दे गंभीर हैं जिन पर चर्चा करने की ज़रूरत है। मैं पूरे देश के अपने किसान साथियों को भी और पूरे देश के कृषि जगत के सभी प्रतिनिधियों को ये निवेदन करूंगा कि आज जब हम हरित क्रांति को अपनाए थे तो उस समय देश में परिस्थितियाँ थी, लेकिन आज के जो हालात हैं वो बदले हुए हैं। इस समय हम 3 जगह बहुत बड़े संकट में जूझ रहे हैं। पहला संकट है कि प्राकृतिक असंतुलन जिस तेजी से बढ़ा है, वो एक चुनौती बन गया है, भारत के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने। दूसरा है जो उत्पादन का असंतुलन है कि हमने मात्र 2-3 चीज़ों को ज़्यादा उत्पादन करके बढ़ाया, गोदाम भर दिए, लेकिन हमारी जो पूरी फूड चेन है और जो हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो सारी की सारी अब थमसी गई है। बल्कि मंडी और बाज़ार में जो क्वालिटी का फूड हमको चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। तीसरा गंभीर मुद्दा है कि जो हमने ट्रेड लॉ बनाए थे कृषि व्यापार के लिए, मंडी और जो सुविधाओं के तंत्र हमने बनाए थे, उसमें खुले स्तर पर किसानों का शोषण हुआ। इसमें कहने में कोई दो राय मुझे नहीं है।
लेकिन मैं यहाँ एक सुझाव देना चाहूँगा कि जब भी कोई चीज़ें खड़ी होती हैं उनका आधार प्रोत्साहन ही होता है, लेकिन प्रोत्साहन को हम लालच के रूप में स्वीकार लें तो ये किसानों के स्तर पर एक बड़ी भूल हुई कि उन्होंने कर्जा माफ़ी हो, चाहे अनुदान की कोई बात हो, चाहे प्रोत्साहन की कोई बात हो, उसको उन्होंने अपना हक मान लिया और उन्होंने उत्पादक बनकर ही पूरे देश में काम किया। बल्कि उत्पादन से हम अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं इस पर किसानों ने कभी चर्चा नहीं की। मैं अपने किसान साथियों से इस बात को जरूर कहूँगा और आंदोलन के प्रतिनिधियों से विशेष रूप से इस बात को कह रहा हूँ कि एक बार इन मुद्दों पर जरूर विचार करें कि क्या हम जो पुराने कायदे कानून हैं देश में जो हरित क्रांति के लिए अपनाए गए थे, क्या उनके आधार पर हम संघर्षपूर्वक कोई रास्ता निकाल पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन हाँ, एक सच्चाई ज़रूर है कि यदि हम खेती के सभी आयाम पर पूरी खुले तरीके से चर्चा करें, चाहे वो मुद्दा अनुसंधान का हो, चाहे वो शोध का हो, तकनीकी का हो, विज्ञान का हो, व्यापार का हो और उत्पादक का हो या उपभोक्ता का हो, सभी के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हमें भारत सरकार के इस कदम की बहुत सराहना करने की ज़रूरत है कि कम से कम एमएसपी को आधार देकर और संरक्षण देकर उन्होंने किसान भाइयों को कम से कम 5 फसलों पर एक विश्वास दिलाया। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर हमको गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। 5 वर्ष के लिए यदि ये है तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे देश में चले, किसान भाई इसको स्वीकार करें और इसमें से अपना रास्ता निकालें। अंत में एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा और किसान भाइयों से निवेदन करूँगा, किसान भाइयों, आमदनी उत्पादन बढ़ाना अलग चीज़ है और अपने को आमदनी बढ़ाना अलग चीज़ है। 2015 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई, इस देश ने उसको तमाशे के रूप में लिया। ये हम सब किसानों के लिए गौरव की बात थी जिसको हमने मजाक के रूप में लिया। वास्तविकता ये थी कि उनका संदेश ये था कि यदि भारत आत्मनिर्भर होकर और किसान इस देश का व्यवसायी होकर तो हम अपनी मंडी और बाजार को भी सुरक्षित करें, लेकिन किसानों के बीच में उनके जो बच्चे हैं, उनका जो परिवार है और वो जो गांव का एक आधार है, उसको कैसे सहकारिता के साथ हम व्यावसायिक स्वावलंबन के लिए आगे बढ़ें। किसान भाइयों से निवेदन है, हृदय से निवेदन है, इस बात को गंभीरता से लें कि अब उत्पादक होकर आप अपनी आमदनी का कोई सिलसिला तय करेंगे, वो बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। ज़रूरत है कि हम अब कृषि को व्यवसाय के स्तर से सहकारिता के साथ आगे बढ़ाएं, आत्मनिर्भरता के संकेत को समझें। भारत कुछ नई तस्वीर के साथ पूरी दुनिया के सामने उभरने की संकल्पना के साथ आगे बढ़ा है। मैं सभी के लिए इसको शुभकामना करता हूँ। लेकिन गुंजन जी, 2-3 जो महत्वपूर्ण मांगे हैं और मैं कहूँ कि लगातार जो सरकार की ओर से ऑफर है, ये प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है और इस दूरी को कम करने के लिए क्या आपको लगता है कदम होने चाहिए? हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक ये डिफाइन ही नहीं है कि किसान कौन है। अभी संविधान के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक तो यही डिफाइन नहीं है कि किसान कौन है। और किसान, आप जान रहे हैं कि हम सब जान रहे हैं कि किसान कौन कौन है। जो व्यापारी है वो भी थोड़ी बहुत खेती करता तो वो भी किसान हो गया। नौकरी करने वाला भी अगर अपनी खेती बटाई पर उठाया तो वो भी किसान हो गया। बलकट वाला भी किसान हो गया। तो पहली बात तो किसान है कौन। फिर उसके बाद एमएसपी की बात आती है। एमएसपी की बात आती है, जो 5 फसलों के लिए जो एमएसपी दी जा रही है वो कितना होता है। अगर टोटल, जैसा कि अभी चौधरी साहब ने बताया कि अगर टोटल फसलों को देखा जाए तो ये मुश्किल से 25 से 28% के आसपास इसमें कवर होता है। 72% फसलों का एमएसपी कहाँ जाएगा? जो 72% बाकी जो फसलें हैं वो कहाँ जाएंगी? और अगर आप एमएसपी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मोनोकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। मोनोकल्चर का बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब आज जो हमारी वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन है और मिट्टी का स्वास्थ्य है, पानी की समस्या है, बीज की समस्या है, जैव विविधता की समस्या है, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर देखा जाए तो भारत सरकार बहुत कुछ अप्रत्यक्ष रूप से खेती किसानी और किसानों के लिए कर रही है। एक अध्ययन बताता है कि अगर जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक संसाधनों के लिए अगर उपाय नहीं किए गए तो आने वाले 50 सालों में भारत सरकार को लगभग $35 ट्रिलियन का नुकसान होगा। अब
$35 ट्रिलियन का नुकसान 50 सालों में होगा, तो भारत सरकार जो काम कर रही है, इसका मतलब भारत सरकार $35 ट्रिलियन को सेव कर रही है। अगर वो जलवायु परिवर्तन के लिए काम कर रही है, जलवायु परिवर्तन के लिए कैसे काम कर रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, नेचुरल फार्मिंग हो गई, अमृत सरोवर हो गया, बागबानी हो गई, इन सब चीजों को लेकर काम कर रही है। तो वो जलवायु परिवर्तन को बाकायदा एक जो बेसिक समस्या है उसको हल करने की कोशिश कर रही है, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो किसान ही प्रभावित है, किसानी ही प्रभावित है जलवायु परिवर्तन से। तो जब तक इनको एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक आप चाहे किसान की एमएसपी बढ़ा दीजिए, चाहे उनको कैश दे दीजिए, चाहे उनको कुछ भी कीजिए, उनके साथ समस्या बनी ही रहेगी। उसकी वजह यह है क्योंकि किसान को अभी तक यही नहीं मालूम कि वो खेती कैसे करे, आज की परिस्थितियों के हिसाब से खेती कैसे की जाए। हमारे अर्थवेद, यजुर्वेद, महाभारत, पाराशर, सबने ये बहुत पहले से बताया हुआ है, 10,000 साल पहले से बताया हुआ कि खेती में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तभी हमारी वो जो कहावत हुआ करती थी, उत्तम खेती मध्यम बान, तभी वो चर्चात हुआ करती थी। यही एक वजह है कि हमें अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि हम खेती को कैसे करें और इससे किस तरह से हम बेनिफिट ले सके। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि फिर किसान असल में इन मांगों से अगर पीछे नहीं हटते तो रास्ता क्या है? सरकार जिन कदमों के साथ आगे बढ़ी है, अगर किसानों की मांगों को देखें तो उसमें एक दूरी नजर आ रही है, दोनों के बीच में गैप है। इसको भरने के प्रयास क्या हो सकते हैं और क्या कदम है, साथ ही साथ इसमें उलझने क्या है, मुश्किलें क्या हैं सरकार के सामने और किसानों के सामने? ब्रेक के उस पार। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात हो रही है किसानों की मांगों की, सरकार के प्रस्ताव की और बातचीत किस स्तर पर आगे बढ़ रही है। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आइए सुनते हैं कुछ किसानों की राय, वो इस आंदोलन, मांगों पर और सरकार के कदम पर क्या सोचते और कहते हैं। ये सरकार ने एपीओ का ये कंसेप्ट तो पहले भी था, लेकिन इस सरकार ने उसे इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे कराया और उसके इफेक्ट जो पिछले 5 साल से ग्राउंड पे दिखने लगे हैं कि हमारे फार्मर्स जो भी सरकार की योजनाएं, चाहे वो क्रॉप्स पे ले लीजिए, चाहे वो डेयरी पे ले लीजिए, चाहे वो फिशरी पे ले लीजिए, नई नई योजनाएं सरकार लेके आई और उसमें किसान लाभान्वित हुए। अगर एपीओ स्ट्रांग हुए तो किसान लाभान्वित हुए। इवन दोस्त हमारे किसान सरकार की मदद से यहाँ भारतवर्ष से लेके एक्सपोर्ट तक में अपना इनकम को डबल कर रहे हैं। इंडिया में मिलेट्स के प्रोसेसिंग प्लांट लग रहे हैं, सारा सब्सिडी पे है, सारा सरकार खर्चा दे रही है। आपको तो सिर्फ बिजनेसमैन सरकार पैसा दे के बना रही है। तो इसमें किसानों से मेरा आग्रह है, मेरा रिक्वेस्ट है कि एजिटेशन के बजाय सरकार की उन योजनाओं में जुड़ने के बाद उसको खुद लाभान्वित हों और अपने किसान भाइयों को लाभान्वित करें। हमारी सरकार ने वो काम करके दिखाए जो आज तक पिछली जो सरकारों ने करके नहीं दिखाया। और हर किसान को सम्मान निधि के बारे में जो सम्मान निधि दे रही है वो बरकरार दे रही है और किसानों के लिए, सबके लिए फ्री राशन दे रही है और जितने भी टेक्नोलॉजी कार्य हैं, कृषि यंत्रों में भी छूट है और भी उन्होंने आगे बढ़ाया है। और हर गांव के अंदर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल करके घर घर पानी, घर घर बिजली, घर घर शौचालय, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है सरकार ने। और हम ये चाहते हैं ऐसी सरकार हमेशा आती रहे और किसान भाइयों के लिए एमएसपी पे भी कुछ और भी सोचे। किसानों की है, किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार चिंतित है और उन पर विचार कर रही है। और जो 5 फसलों की एमएसपी की सुन रहे हैं कि इन पे 5 फसलों पे एमएसपी दे दी है और मैं तो ये कहूँ लाया, गेहूँ, धान, इन पर सब पे एमएसपी दे तो सबसे बढ़िया बात है। किसान की उपलब्धियां हैं, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। किसानों के हित में जो कार्य कर रही है वो बहुत सुविधाएं दे रही हैं, ब्लॉक स्तर पर भी दे रही हैं, गरीबों के लिए भी कार्य कर रही है। बीज, खाद सब में छूट मिल रही है, घर घर राशन, गैस
पानी घर घर पानी मिल रहा है, हर जगह पानी की टंकियां लग रही हैं, जिससे बिजली की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि घर घर बिजली पहुंच रही है। बहुत अच्छा हमारी सरकार कार्य कर रही है। एमएसपी पे जो काम चल रहा है उस पर भी हमारी सरकार कुछ न कुछ करेगी। बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, जिससे सभी को लाभ होगा। सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान के माध्यम से हमारे यहाँ पॉली हाउस, नेट हाउस लगा हुआ है। हमारे सभी किसानों को, मेरे यहाँ पर 4000 किसान हमारे SC/SC योजना के अंतर्गत जुड़े हुए हैं। उसमें सभी को खुरपी, दरांती, फावड़े, सभी बीज, धान का, गेहूं का, दलहन, तिलहन सभी के सरकार के द्वारा SC/SC योजना के लिए भारतीय किसान पूसा के द्वारा हमारे गांवों को फ्री में मुक्त दिया जा रहा है। सभी लोग बड़े प्रभावित हैं। मेरा मानना ऐसा है कि हम लोग तिलहन का बहुत विदेशों से आयात करते हैं, तो जिसमें ये महत्वपूर्ण रहेगा, इन्होंने जो आत्मनिर्भर तिलहन योजना का जो शुभारंभ किया है उसमें एक बेहतर ये है कि किसानों को बहुत लाभ मिलेगा इसमें, क्योंकि एक मोरल सपोर्ट की आवश्यकता है जो गवर्नमेंट इसमें देना चाहती है। साथ ही मत्स्य पालन में इन्होंने जो रखा है दुगना लक्ष्य सरकार ने, और उसका लिए भी बहुत अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी काफ़ी कम निर्यात कर पा रहे हैं, तो देहात में ये बढ़ावा मिलता है तो एक बेहतर रिजल्ट इसके निकलेंगे। कृष्णवीर जी, अब सवाल ये है कि जब बात आती है एमएसपी, और किसानों की ओर से सब कुछ ऐसा लगता है कि एमएसपी के इर्द गिर्द ही है और उसी के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ नजर आता है। आप क्योंकि किसान नेता भी हैं, एमएसपी कमेटी में भी आप हैं, तो एमएसपी को लेकर क्या रास्ते पर सरकार कितना आगे बढ़ पाई? मुश्किलें क्या हैं जो किसान कहते हैं अगर उसे पूरा किया जाए तो क्या वो वास्तविकता है, क्या वो हकीकत हो सकता है, या फिर अड़चने हैं? देखिए कविंद्र जी, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि कृषि जो है प्रदेश का विषय है, और जो अभी तक मंडियों की नीलामी की व्यवस्था है उनका लाइसेंस भी प्रदेश सरकारें ही देती हैं, उन्हीं के कानून से वो काम करती हैं। यही वजह कि अलग अलग प्रदेशों में टैक्स का जो स्लैब है वो भी अलग अलग है। अब स्थिति ये है कि जब किसानों का माल आता है तो बाजार की ताकतें उस दाम को बहुत नीचे गिरा देती हैं। इस बात पर कमेटी में हम लोग इस बात को बराबर कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इसका समाधान क्या है, या उसका उपभोक्ता को लाभ क्या मिल रहा है। अगर किसान से आप कम दाम पर फसल खरीद रहे हैं तो उसका उपभोक्ता को लाभ कैसे दे रहे हैं? उपभोक्ता को तो उसमें लाभ मिल नहीं रहा। उपभोक्ता को तो उन्हीं निश्चित दामों पर जो है खरीदारी होती रहती है, और किसान को उसका दाम अगर नहीं मिलेगा तो हमें 2-3 बातें इसमें बहुत बारीकी से हम सोचते हैं कि देश की खाद्यान्न सुरक्षा को बरकरार रखना भी सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज तिलहन के क्षेत्र में देखिए, देश 93-94 में आत्मनिर्भर लगभग हो गया था, 3 से 4% की शॉर्टफॉल उस समय थी। हमने तिलहन का मिशन भी शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर वो पाम ऑयलिन आ गया, ब्लेंडिंग हो गई, सरसों के तेल को नुकसान पहुंचाया गया, बड़ा नुकसान हुआ। आज स्थिति ये है कि आज फिर हम खाद्य तेलों को आयात कर रहे हैं। तो ये जो आयात करने की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमें किसानों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। लेकिन ये बात मेरा निजी मत है कि सरकार को एमएसपी पे खरीद करना, ये तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। सरकार कहां ले जाएगी, कहां रखेगी? और दुनिया की कोई भी देश की सरकारें अपने कृषि के उत्पादों को खरीद के व्यापार नहीं करती। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। सरकार का काम विकास की नीतियों को देश पर लागू करना है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में तमाम बहुत सारे कार्य हैं सरकार को जो करना। सरकार का काम है आर्थिक मुहैया करना, धनराशि मुहैया करना योजनाओं में। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि जो बाजार निरंकुश हो गया है, जो बाजार किसानों का शोषण करता है जब किसानों की फसल आती है, तो उसके लिए सरकार को व्यवस्थाओं में आज बदलाव करने की आवश्यकता है। और जो A2+FL+50% की बात है, सरकार ना खरीदे, लेकिन बाजार के लिए उसको रिजर्व प्राइस, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपना ऑक्शन करती है गेहूं, तो वो उस टेंडर में लिखती है कि हमारा रिजर्व प्राइस ये होगा। पिछला गेहूं दिया तो उनमें उसमें लिखा कि हमारा रिजर्व प्राइस 2140 रुपए होगा, लेकिन वो गेहूं 2192-93 रुपए तक और टेंडर में गया।
तो मेरा सुझाव ये है कि उसी तरीके से किसानों के लिए भी, जिससे शोषण ना हो और किसान भी बचे, क्योंकि मैं यही आ रहा हूं, अगर उसका लाभ उपभोक्ता को मिला होता तब तो मैं इस बात से सहमत था कि साहब महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कहां बढ़ गई भैया? जो इकोनॉमिस्ट इस बात को कहते हैं कि साहब 40 लाख का ये उत्पाद हुआ, मैं मानता हूं 40 से भी ज्यादा का उत्पाद हुआ। अरे अगर हम जीडीपी अब तक बात करते हैं तो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स पे बात करते हैं, जबकि यूएस में जीडीपी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे तय की जाती है। उस हिसाब से तो एग्रीकल्चर की जीडीपी 45% चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत फ्लक्चुएशन है। तो मेरा कहना यह है कि हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड भी करना है, किसान को भी हमको बचाना है, किसान को आगे बढ़ाना। जब से हमने इनपुट सेक्टर को जोड़ा है उसकी लागत बढ़ती जा रही है। सीएसीपी जो दाम तय करती है वो न्यूनतम भी देखती है, अधिकतम भी देखती है, ग्लोबल मार्केट भी देखती है, वो सारी चीजों को देखकर दाम तय करती है। बाजार का कहना है कि बेस प्राइस के ऊपर बाजार क्यों खरीदे किसी प्राइस पर? देखिए, उलझी हुई व्यवस्था में कोई ना कोई विकल्प समानांतर चलाए जाते हैं। सरकार ने यहाँ पर दो विकल्प की चर्चा सरकार अपने स्तर से देख रही है। पहली बात उन्होंने कहा कि सहकारिता के साथ एफपीओ को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए। ये एक बहुत बड़ा सुंदर विकल्प है। इस पर भी किसान भाइयों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक एफपीओ को प्रमोशन के लिए भी अच्छा पैसा है, जिसको 30 से 40 लाख के लगभग एक एफपीओ के प्रमोशन का 3 वर्ष का फंड है। और उसके बाद में यदि कोई एफपीओ अपना गोदाम बनाकर अपना व्यवसाय करना चाहती है तो उसके लिए भी 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का बिना गारंटी का। मैं ये बड़ा खुली बात बताना चाहता हूँ कि ये बहुत सराहनीय कदम है कि जहाँ किसान को बैंक धुरे फटकने नहीं देते, वो अब एफपीओ के आधार पर कम से कम 5 करोड़ तक की गारंटी जिसकी सरकार दे रही है और 3% ब्याज है, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। तो जहां आपने कहा कि हम लड़ाई को एक ही मोर्चे पर न लड़ें, पूरा विश्लेषण करें। और किसान भाइयों को इस समय बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आंदोलन से रास्ते नहीं निकलते, बल्कि रास्ते तो हमेशा संवाद से ही निकले हैं। जब साथ साथ बैठेंगे और विकल्प पर चर्चा करेंगे तो हमें 2 विकल्प की ज़रूरत है। एक तो समाज क्षेत्र माने किसानों का वर्ग अपनी जिम्मेदारी से कैसे आगे बढ़े, और दूसरी बात सरकार और मंडियों के बीच में ऐसे क्या कायदे कानून बनाए जाएं जिनके आधार से किसान का भी संरक्षण मिले और उपभोक्ता का भी संरक्षण हो। और कृष्णवीर चौधरी जी ने इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बात हुई और हमने देखा कि एमएसपी कमेटी लगातार इन सारे मुद्दों पर गहराई से चिंतन कर रही है। और मुद्दा केवल ये नहीं कि ये 3 राज्यों की बात है, पूरे देश में किसान लघु और सीमांत के रूप में आगे कैसे बढ़ रहा है, महिलाओं के रूप में जो किसान हैं वो कैसे, उनका संरक्षण कैसे होगा, और इसके आधार पर किस प्रकार से जो आत्मनिर्भरता की बात देखी जा रही है और आगे चल के जो आर्थिक संतुलन को हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देख रहे हैं, जहाँ पर निर्यात एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। तो यदि हमने ग्राउंड पर अब सामाजिक भागीदारी के साथ में क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं किया और किसानों को भी संरक्षित नहीं किया तो आगे के रास्ते कमज़ोर होते हैं। तो इस पर आंदोलन करने वाले भी सभी मनुष्यों को मेरा एक निवेदन है कि वो विकल्प पर खुले मन से चर्चा करें। मात्र मुद्दा एमएसपी का नहीं है, मुद्दा है किसानों की आमदनी का, राष्ट्र की आत्मनिर्भरता का, और प्राकृतिक संतुलन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। ओके मंजना साहब, कृष्णवीर जी को आपने सुना कि ये हकीकत है कि बाजार जिस तरीके से मैं कहूँ कि टेक्निकल चीज़ें हैं उसमें एक आम किसान उसके साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकता। ये हकीकत है, कड़वी हकीकत है। और शायद इसीलिए सरकार ने जो स्वयं सहायता समूह या फिर किसानों के संगठन बनाए हैं, पीओएस बनाए हैं, वो इसके लिए वर्क करेंगे। लेकिन उनकी संख्या जिस लिहाज से अगर हम कंपेयर करें किसानों की है उसकी तुलना में काफ़ी कम है, बहुत कम मैं कहूँ। तो ऐसे में रास्ता क्या है, बाजार क्या रास्ता सुझा सकता है? देखिए, बाजार कोई भी रास्ता नहीं सुझाएगा। जैसा अभी त्यागी जी ने भी कहा, कृष्णवीर जी भी ने कहा कि किसानों की जो डिमांड है वो एमएसपी से थोड़ी सी ना आगे बढ़नी चाहिए। थोड़ा सा दिमाग को, उनको और प्रोस्पेक्ट को खोलना चाहिए। डिमांड कहाँ से निकलनी चाहिए? डिमांड निकलनी चाहिए कि आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके दीजिए। सरकार ने एफपीओ दिया, एफपीसी दिया, अब उस एफपीसी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना चाहिए। आपके जो तकरीबन 25% जो आपके कृषि उत्पाद वेस्ट हो जाते हैं, उस वेस्ट को कंट्रोल करने की आपको मांग करनी चाहिए। दूसरी चीज, आपकी जो फसलें हैं उसका जो प्रारूप है
उसकी जो एक्चुअल फॉर्म है, उसकी शेल्फ लाइफ को कैसे इंक्रीज किया जाए, उसकी शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर काम होना चाहिए। अभी बहुत बढ़िया बात हो रही थी बाजार। देखिए, बाजार तलाशने पड़ेंगे, बाजार को खोलना पड़ेगा। मैं फिर वापस बताऊंगा आपको कि 1964-65 में जहां पर आप खुद नहीं खा पा रहे थे, आपके पास खुद के पास खाने के लिए नहीं था, आज आप 200 लाख मीट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट करते हैं। आप देखिए क्या अचीवमेंट पाई है आपने। यही नहीं, दालों की जब बात आई तो दालों के ऊपर एमएसपी को क्यों लगातार बहुत तवज्जो दी जा रही है, दालों को विशेष तौर के ऊपर क्यों इंक्लूड किया जा रहा है। अभी पीछे जब दालों के ऊपर में बात आई थी तो तकरीबन 240 लाख मीट्रिक टन का यहाँ का कंजम्पशन है और भारत बहुत कम क्वांटिटी के अंदर इसको प्रोड्यूस कर पा रहा था। सरकार ने एमएसपी के अंदर जैसे ही इजाफा किया तो 18, 19, 20 का एग्जाम्पल हमारे सामने है। हमने ना सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंसी प्राप्त की बल्कि कुछ दालें एक्सपोर्ट भी की, लेकिन उसके बाद फिर से प्रोडक्शन नीचे चला गया, फिर से हमारी डिपेंडेंसी जो है विदेशी बाजारों पर आ गई। तो यहां पर जो सरकार प्रोत्साहन लगातार किसानों को दे रही है, हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। अब दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट इसी पर आपने कहा एक्सपोर्ट बढ़ा है जिंसों का, लेकिन किसान कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ने का फायदा उन्हें भी तो मिले। जो कश्मीर जी कह रहे थे कि जो मुनाफा है वो बाजार ले रहा है, किसानों का जो लक्ष्य था उत्पादन बढ़ाने को लेकर, देखिए ये थ्योरी थोड़ी सी मतलब ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। इस थ्योरी का बड़ा ताजा उदाहरण देता हूं, अभी का ही हाल ही का। आप ये देखिए, कृष्णबीर जी भी यही हैं, त्यागी जी भी यही हैं। अभी लहसुन जो है पिछले सप्ताह तक 300 रुपए प्रति किलो होलसेल मार्केट का प्राइस था, मंडी का ये प्राइस है, और जबकि रिटेल के अंदर में 400, 450, 500 रुपए भी गया। ठीक है जी, लेकिन किसान की जेब में 25,000 रुपए प्रति क्विंटल और 30,000 रुपए प्रति क्विंटल भी भाव गया। आप देखिए, जब 8,000 रुपए पर 5,000 रुपए पर जो फार्मर बेच रहा था उसका प्राइस कहां तक गया। ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, काली मिर्च का लीजिए आप। अब काली मिर्च जो आज से तकरीबन 15-20 साल पहले 6,000 रुपए प्रति क्विंटल हुआ करती थी, आज 60,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिक रही है। तो उसका फायदा भी तो किसान को मिल रहा है ना, क्योंकि ये बाजार ने तय किया कि 60,000 रुपए प्रति क्विंटल, उसको किसी एमएसपी की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको समझने की ये जरूरत पड़ेगी कि जब आप निर्यात कर रहे हो, जब आप बाजार तलाश लेते हो, जब आपके पास में बाजार खड़ा होता है, तो उसका फायदा आपको भी मिलता है और फार्मर्स को भी मिलता है। अभी आप ये देखिए कि अनियन का जैसे ही एक्सपोर्ट खुला 2 दिन पहले, और सरकार ने जैसे ही एक्सपोर्ट खोला तो एक्सपोर्ट खुलते ही 8 रुपए का फायदा सीधा किसान को ही मिल रहा है। आज जो वो क्रॉप मंडी के अंदर में लेकर के आ रहा है तो उसका फायदा मिल रहा है। आप जो कह रहे हैं, मैं एक रिएक्शन, कश्मीर जी जो मनचंदा साहब कह रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो फायदा किसानों को मिल रहा है, फिर इसमें एमएसपी के पीछे भागना क्यों? देखिए, दिक्कत क्या है कि जो किसान अपनी फसल ग्रो कर रहा है, खासतौर से उत्तरी भारत की और पूरे देश की अलग अलग, हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं। सिर्फ काली मिर्च पर ही निर्भरता नहीं बढ़ाई जा सकती। काली मिर्च इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया नहीं कर सकती। मैं 3 फसल के उदाहरण दूंगा पिछले 1.5 साल के अंदर। पहली फसल 1.5 साल पहले मूंग की दाल की बात करूंगा, 4243 रुपए कुंटल किसानों से खरीदी गई, लेकिन बाजार में वही मूंग की दाल उपभोक्ता को 120 रुपए और 110 रुपए में बेची गई। किसान से लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। 50 दिन के बाद उस दाल के दाम बाजार में महंगे हो जाते हैं। दूसरी फसल आती है तिलहन की फसल की बात करूंगा, जो अब से 1 साल पहले था। सरसों जो थे पिछले सीजन की, वो 42, 43, 4400, 4500 रुपए से शुरू हुई और पूरा भरतपुर की मंडी से लेकर सारे देश के अंदर ये स्थिति हुई। हरियाणा ने बाद में शुरू किया, आखिर में नेफेड को इंटरवेंशन करना पड़ा, नेफेड को लगाया सरकार ने, तब वो 4800, 5000 आई। क्या सरसों के तेल का दाम उपभोक्ता को 100 रुपए और 110 रुपए देके किया गया? नहीं किया गया। तीसरी फसल पे मैं अभी का आता हूं, चने की बात थी। चने का ये कहा गया साहब चने का बायर नहीं है, 4200 रुपए पे कोई खरीदार नहीं है, कहां जाए। मैंने कहा कि बाजार की ताकतों का खेल है, कंज्यूमर वही है देश का, किसान वही है पैदा करने वाला। लेकिन जब किसान के यहां से चला जाएगा 4200 का चना, मैं 50 दिन के बाद बताऊंगा आपको। और जब 50 दिन के बाद फिर मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि आज यही चना 50 दिन में 6200, 6500 रुपए हो गया। वो बेसन ना एक्सपोर्ट हुआ, चने की दाल ना एक्सपोर्ट हुई। यही देश है, यही कंज्यूमर है, यही ट्रेडर है, यही फार्मर है। तो हमें इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, जो हम नहीं कर पाए, हम किसानों को थोड़ा प्रोटेक्शन करने के लिए उनको आगे हम बाजार में नहीं खड़ा कर पाए। देखिए
शोषण इसलिए है इस देश के किसानों का, किसान बाजार में नहीं खड़ा हुआ, और किसान को बाजार में खड़ा होने के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट खड़ा करना जैसे यूरोप के देशों में भी है। मेरा आग्रह ये है अपने भाइयों से कि आप बाजार में आगे बढ़िए, एफपीओज को देखिए, पैक्स को देखिए, खुद अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए। जब तक आप उपभोक्ता से नहीं जुड़ेंगे तो आपको जो लाभ मिलना चाहिए, अभी तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, मैं लाभकारी मूल्य के लिए कह रहा हूं कि अगर हम एग्रो प्रोसेसिंग में, पैकिंग में, कंज्यूमर तक जाएंगे तो जो लाभ, जो रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। मेरा किसान भाई से एक ही निवेदन है कि एक अच्छी शुरुआत सरकार ने प्रस्ताव रखा है, आप इसको समझिए। राजनीतिक दल तरह तरह की बातें करते हैं आपके पास, वो तरह तरह के वायदे करते हैं, लेकिन जब वो सरकारों में थे उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं करके दिया। ये भी हमारे सामने है कि जो आज कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, अरे जब आपकी थी तब आपने 8 साल तक उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये सबको पता, पूरा देश जानता। आज मेरा उनसे आग्रह ये है कि कहना बहुत आसान है, किसी अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए हमें, और हमको बाजार में भागीदारी बढ़ानी है। जितना बाजार में भागीदारी बढ़ाएंगे, जितना एग्रो प्रोसेस 25% सड़ जाता है, सामान खराब हो जाता है, इसलिए कि कोई स्टॉक की फैसिलिटीज नहीं है, एग्रो प्रोसेसिंग नहीं है। तो एग्रो प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए, स्टॉक्स की लिमिट बढ़ाने के लिए सरकार ने एफपीओज और पैक्स को जो बढ़ावा दिया है, आप नौजवान को गलत रास्ते पे हमें नहीं उतारना है, हमें नौजवान को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए उसे मालिक बनाना है, उसको रोजगार देने वाला बनाना है। तो उसके लिए हमको कोऑपरेटिव मूवमेंट में भागीदारी करनी है। त्यागी जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की और जिस तरीके से सरकार ने कदम उठाए हैं और बहुत सारी योजनाएं, सब्सिडी और मैं कहूँ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरीके से अलग अलग योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया है, लेकिन उसके बावजूद दिक्कत कहाँ रही कि किसान अभी भी, भले उनकी संख्या या कुछ राज्यों तक हो या कुछ इलाकों तक हो, अभी भी उन्हें एमएसपी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा महसूस क्यों हो रही है? देखिए, उसका एक बड़ा कारण है कि जब भी हम कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उस प्रकार के रिसोर्स पर्सन, उस प्रकार की ट्रेनिंग, उस प्रकार की मानसिकता को बदलने का पूरा तंत्र राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है कि किसानों तक जब कोई बात पहुंचती है तो वो बहुत ही दूसरे स्वरूप में पहुंचती है। तो मेरा तो आग्रह अब ये है कि अभी जो चौधरी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि हम मूल्य संवर्धन के ज़रिए भी आगे बढ़ सकते हैं, नौजवान को भी इस समय देख सकते हैं। और मैं किसान भाइयों से एक और बात कहूँगा कि पहले आंदोलन में भी बहुत सारी ऐसी मुद्दे सामने आए थे कि उस समय भी हम तसल्ली से बैठकर बात करते तो रास्ते निकल सकते थे। और आज पुनः फिर वही बात हमारे सामने आई है कि सरकार ने अपनी फिर पहल की है और एक खुले मन के साथ पहल की है और एक बड़ा भरोसा दिलाया है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि हम किसी भी स्तर तक उन चीज़ों को खरीदेंगे, और ये पूरी एक जिम्मेदारी लेना एक छोटा मामला नहीं है। तो ये कदम आपकी निगाह में चाहे छोटा हो, लेकिन एमएसपी के मुद्दे पर एक बहुत बड़ी पहल है। और मैं तो दोनों मुद्दों को संतुलित करते हुए कहूँगा कि इस पर बाजार को भी एक बार विचार करने की ज़रूरत है कि जो बाजार तंत्र और पूरा का पूरा कृषि और सरकार, देखिए तीनों के बीच में एक बड़ा गैप दिखाई देता है। तो इस पर पूरे देश के लोगों को चिंतन करने की ज़रूरत है। और जो आपने सवाल पूछा था वो यही था कि इस देश में जनजागृति का बहुत बड़ा अभाव है। आकाशवीर जी, क्योंकि एमएसपी के अलावा अगर मैं कहूँ जो 2-3 बड़ी मांगे हैं, कर्ज माफ़ी की बात किसान कर रहे हैं, बिजली संशोधन विधेयक जो है उसे रद्द करने की बात हो रही है, केसेस की अलग बात है, लेकिन इसके अलावा कुछ किसानों के लिए पेंशन और ये तमाम चीज़ें उसमें ऐड ऑन की गई हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि पिटारे में इतनी ज़्यादा या इस तरह की चीज़ें हैं कि वो संभाल कर रख पाना सरकार के लिए असंभव सा है? देखिए, ये किसी भी सरकार के लिए, दुनिया कोई भी सरकार इतने करोड़ लोगों को पेंशन कहां से देगी? ये हमारे लिए, मैंने भी उनकी मांग को देखा है, मैं उसको सीरियसली उसको कैलकुलेट करके भी हम देखते हैं। आखिर जितना हमारा बजट है इस देश का, वो जितनी योजनाएं हैं इस देश की, वो हम सबके लिए है। किसान इस देश से अलग नहीं है, उन योजनाओं का लाभ किसानों के हर परिवार, हर बच्चे को मिलता है। तो क्या हम उन योजनाओं को बंद करेंगे? हमारे पास जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों पर हमें आगे बढ़ना। दूसरी बात, जहां तक केसेस की बात है, मैं इस बात को सरकार से कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह करता हूं कि वो केसेस वापस लिए जाने चाहिए। वो एक आंदोलन था और आंदोलन के केसेस जो है वो ज्यादा लंबे समय तक उचित नहीं है, उनको सरकार वापस ले। तीसरे पॉइंट पे मैं आता हूं, आपने जो कहा कि
अभी तो एक और बात है उसमें, WTO से बाहर आना है, FTA रद्द करने, ये सब चीजें, ये कुछ लोग गुमराह करने की बात करते हैं। ये भारत के विकास को जो लोग पसंद नहीं करते वो ऐसी बात इनको कहते हैं। किसानों को ये चीजें समझनी होंगी कि अगर हम WTO से बाहर आ गए तो जो हमने निर्यात किया है, जो अभी $1200 के हिसाब से चावल का निर्यात किया गया, ये सब कहाँ करेंगे भैया, हम कहाँ ले जाएंगे? और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो इसलिए है कि हमारा माल बाहर जाए और बाहर का आय बैलेंस है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई ऑटोमोबाइल्स है, कोई तीसरी चौर चीजें हैं, उनको एक्सचेंज तो नहीं होता। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए होते हैं कि हमें अपने देश के लिए बाजार भी देखना है और बदले में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इक्वल बैलेंस करके चलना होता है। तो आप सिर्फ किसानों को, मैं अपने भाइयों से एक विशेष आग्रह कर रहा हूं कार्यक्रम के माध्यम से, आप इधर उधर की बात में मत जाइए। आपको अपनी फसलों का, बाजार का, नौजवानों का, रोजगार का, इन सब को देखते हुए और जो सरकार पहल कर रही है इसमें ज्यादा आगे बढ़ने की हमको जरूरत है। तत्काल आगे बढ़ना, बशर्ते यही सब चीजें हैं कि हम कभी जिद नहीं करनी चाहिए। देखिए पहल होती है, सरकार 2 कदम आगे आई है तो 2 कदम किसानों को भी आगे आना पड़ेगा, तभी कोई बीच का रास्ता निकलता है। आपकी जो भी जायज मांग है उनको सरकार भी कंसीडर कर रही है और उनको पूरा भी करने की बात है। अब जहां तक बिजली की बात है तो बिजली के लिए तो भैया प्रधानमंत्री जी ने 300 यूनिट का सोलर का जो नया वो एक दिया है कि 300 यूनिट हर घर के लिए फ्री होंगी और बाकी बिजली जो बनाने वाली कंपनियां उनको दे दी जाए। तो ये भी एक ऐसी नई योजना प्रधानमंत्री जी ने देश को दी है। ऊर्जा देश के लिए, ऊर्जा मानव के स्वास्थ्य के लिए, ऊर्जा वायुमंडल के लिए, ऊर्जा से ही जीवन है। तो ऊर्जा जरूरी है। और जहां तक किसानों का मामला है, मेरा उनसे फिर आग्रह है कि आप अपनी फसलों में बदलाव करिए, पंजाब के हित में करिए, मिट्टी के हित में करिए, पानी को बचाना जरूरी है और पैसा भी कमाना जरूरी है। पैसा कमाने के लिए दलहन और तिलहन में हमें आना होगा, हमें मोटे अनाज में पैदा करना होगा। अगर हम मक्का पैदा करेंगे कम टाइम में, अच्छे पैसे में बिक जाएगी, बायोएथेनॉल बनेगा, तो वो पंजाब के लिए भी काम आएगा, राष्ट्र के लिए भी काम आएगा। चलिए यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे, कुछ और अहम मसले होंगे जिन पर आप सबकी राय होगी। देखिए प्रत्येक शनिवार प्रातः 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसपे हम बात कर रहे हैं किसानों के आंदोलन की, सरकार के प्रस्ताव की, और बात कहां बन रही है और कहां पर बिगड़ती दिख रही है। और अब इस राउंड में हम बातचीत करेंगे। उससे पहले जो चर्चा हो रही थी कि रास्ते क्या हैं, सरकार के सामने विकल्प क्या हैं, सरकार कितना आगे बढ़ सकती है और कितना बढ़ चुकी है, वहीं दूसरी ओर किसान कितनी व्यावहारिक मांगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, किन मांगों पर उन्हें अड़ना चाहिए और किन मांगों को उन्हें छोड़ना चाहिए। अब इस आखिरी राउंड में शुरुआत चाहूंगा कि आप सबके छोटे छोटे कमेंट और सुझाव, किसानों के लिए भी और सरकार के लिए। शुरुआत मनचंदा साहब। देखिए, कार 2 कदम आगे आई है, किसानों को भी 2 कदम आगे आ जाना चाहिए। लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए और अगर पूरे इस इकोसिस्टम को देखा जाए तो मैं पुनः कहूंगा कि बाजार को व्यवस्थाओं के अनुरूप चलने दीजिए। अब वो समय चला गया जिस समय पर बाजार किसानों का शोषण किया करता था। उस समय पर ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना अवेयर नहीं था किसान। लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी है, बिल्कुल बदली हुई हैं। एफपीओ एफपीसी के अंतर्गत किसानों को आगे आना चाहिए, खुद बाजार खड़े करने चाहिए, इनोवेशन की तरफ जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आज आपके पास में पूरा विश्व आपकी तरफ देख रहा है और आप अगर अच्छे उत्पाद पैदा करते हैं तो आपको उचित दाम भी मिलेगा। बहुत सारे ऐसे पंजाब के ही
प्रोडक्ट्स हैं जो विदेशों के अंदर इस समय पर धूम मचाए हुए हैं। केवल अगर मैं बासमती चावल की ही बात करूं, 11-21 चावल क्वालिटी की ही बात करूं, तो पूरा पंजाब का चावल आपका दुबई खाता है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज खाती हैं। तो इस चीज को देखना चाहिए। एक और पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, हमें उदाहरण लेना चाहिए। देखिए हमारी ना R&D बड़ी कमजोर है। आगरा का मैं आपको, माफ कीजिएगा, मैं आपको मेरठ का उदाहरण दूंगा। मेरठ के अंदर चिकोरी नाम की एक चीज पैदा होती है जो गाजर और मूली की तरह दिखती है। अब ये बिल्कुल संकुचित एक खेती है। अगर इसका एक्सपोर्ट वॉल्यूम देखें और इसकी प्राइसिंग देखें, बाजार में तो भले ही ये 10 रुपए किलो बिकती होगी, लेकिन जब इसको थोड़ा सा भी ड्राई करके हम विदेशों के अंदर भेजते हैं तो ये आपकी कॉफी का काम करती है और कॉफी में इसको मिलाया जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मार्केट, जहां पर मार्केट में डिमांड है, उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए, वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहिए ताकि आपकी आय के अंदर में इजाफा हो। ओके त्यागी जी, क्या सुझाव किसानों को और सरकार को भी? देखिए, किसान भाइयों से तो एक निवेदन है कि वो आंदोलन के स्तर पर उन्होंने देश के सामने अपनी बात रखी, लेकिन वो अब प्रतिक्रिया और विरोध से मुक्त होकर कहीं ना कहीं समाधान की ओर आगे बढ़े और एक गहरी चर्चा के साथ हम लोग सभी बिंदुओं पर विचार करें और इस बात पर जरूर विचार करें कि गांव आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ें, तो आर्थिक परावलंबन की तरफ नहीं। क्योंकि यदि कहीं आश्रय से हम लेंगे। दूसरा एक मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जियो जारी किया गया कि हर कोई फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपने ज़िले में अच्छा गेहूं और धान की खरीद कर सकती है और वो खरीद जो करेगी वो MSP पर ही करेगी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो राज्य सरकारों की भी भूमिका है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इन सब के बीच में जो अंतर्वर्ती जो जितने भी तंत्र हैं, उन सबको ही बहुत मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। और देश इस समय एक नई संकल्पना के साथ आगे बढ़ा है। तो बार बार अपने किसान साथियों से यही कहेंगे कि ये समय आंदोलन का नहीं है, बल्कि एक नए परिवर्तन के लिए है। जैसे हरित क्रांति हमने की थी, उसी प्रकार से पूरे देश को मिलकर एक नई क्रांति की जरूरत है। कुंजन जी, क्या सुझाव आपका? मेरा मानना ये है कि कृषि का अगर अर्थशास्त्र देखा जाए तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर है। और आवर्तनशील अर्थशास्त्र ये कहता है कि कृषि को कभी भी लीनियर अर्थशास्त्र के माध्यम से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको सर्कुलर अर्थशास्त्र के माध्यम से देखा जाना चाहिए। तो ये किसानों भाइयों को समझना चाहिए कि सरकार आज MSP तय कर देगी, उनको पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, जबकि कृषि का सही अर्थशास्त्र जो है, कृषि से अगर हमको समृद्धि चाहिए तो हमको कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी पे ध्यान देना होगा। और सर्कुलर इकोनॉमी पे ध्यान देंगे तो हम प्रकृति के अनुकूल कृषि कर पाएंगे। जो प्राकृतिक समस्याएं किसान के द्वारा सामना की जाती हैं, फेस की जाती हैं, और या वैश्विक समस्याएं जो हैं, जो पूरा विश्व फेस कर रहा है, पूरे विश्व के किसान फेस कर रहे हैं, उनसे भी हमको निजात मिल पाएगी इस माध्यम से। ओके कृष्णवीर जी, क्योंकि आप MSP कमेटी में भी हैं, सरकार की ओर जब MSP को लेकर सभी जिन्सों की बात कर रहा हूँ, खरीद मूल्य निर्धारण, ये दो मसले हैं जहां पर काफी ज्यादा मैं कहूं कि स्पेस नहीं है, बहुत ही संकुचित दायरा है। तो ऐसे में विकल्प के तौर पर सरकार और क्या किसानों को दे सकती है? इसमें मेरा सुझाव ये है कि जो CACP अभी तक है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उस दर्जा मिलने के बाद प्रदेश सरकारों को उसको लागू करना चाहिए। प्रदेश सरकारों का ये दायित्व सौंपा जाना चाहिए कि आप, जैसे अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है, तो ये पहले भी कोविड में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ये सुनिश्चित करने के लिए कह दिया था कि MSP से कम पर कोई गेहूं की खरीदी ना की जाए, और एक एक जिले के अंदर एक एक दाना MSP पर खरीदा गया था। तो ये प्रदेश सरकारों को अपनी जिम्मेदारी के लिए आगे आना चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि बाजार को किस तरीके से संभालना है, क्योंकि लाइसेंस वो देते हैं, मंडी उनके मातहत होती है, और जब ये संवैधानिक दर्जा होगा तो प्रदेश सरकारों का भी दायित्व होगा और मंडियों को वो प्रदेश सरकारें अपने आप गवर्न करेंगी, और जो नीलामी है फिर वो उस लो कैप से शुरू होनी चाहिए। तो किसान भी बचेगा और उपभोक्ता का इसमें कोई शोषण नहीं होगा। इसमें कहीं कोई महंगाई बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मैं अपने उन मित्रों को, अर्थशास्त्रियों को कह रहा हूं कि आप महंगाई बढ़ने की बात
मत करिए। महंगाई बढ़ने की बात तब होती है जब वो बहुत ऊपर दाम जाता है, तब होती है। दाम तो 50 दिन के बाद ही ऊपर चला जाता है, जब किसान का आता है तब के लिए होता है, तो वो महंगाई नहीं बढ़ता उससे। तीसरी बात ये मेरा अपने किसान भाइयों से निवेदन है कि ये वक्त समझने का है। हमें शांति से, आपने अपनी बात कही, आप पंजाब से चलकर बॉर्डर तक आए हैं, आपने पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रख दी है। सरकार आपके द्वार आ गई है, आप दिल्ली आने के बजाय दिल्ली की सरकार आपके द्वार पहुंची और आपसे चंडीगढ़ में वार्ता की है, और उसका परिणाम आप देखिए कि सरकार 2 हाथ आगे बढ़ी है। सरकार ने कपास जैसी बहुत बड़ी फसल के लिए, और सरकार ने 3 दालों के लिए, और सरकार ने मक्का जैसी फसल के लिए आपको बहुत बड़े तरीके से जो सहयोग करने की और जो सहकारिता क्षेत्र को कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 5 साल के लिए, ये बड़ी शुरुआत है। आगे बढ़िए, समाधान निकलेगा। और इसके अलावा मेरा नौजवानों से, पंजाब के नौजवानों का फिर ये निवेदन है, पंजाब ने बहुत बड़ा योगदान दिया अन्न क्षेत्र में, खाद्यान्न सुरक्षा में। आज आप बाजार में आगे आइए, एग्रो प्रोसेसिंग को अपनाइए, और आप जब सीधे उपभोक्ता से जुड़ेंगे, सरकार की योजनाओं का आपको पूरा सहायता पूरी तरह सरकार दे रही है, तो आप सिर्फ एमएसपी तक सीमित नहीं बल्कि उससे ऊपर उठिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि संवाद, कहते हैं संवाद से ही सारी समस्याओं का समाधान निकलता है, और संवाद यहाँ पर कायम है, ये एक अच्छी बात है। सरकार आगे बढ़ रही है, किसान संगठन भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ता संवाद के जरिए ही निकलेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बेहद खास चर्चा में शामिल होने के लिए।